हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक बेहद रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह अंतरिक्ष में एक छोटे से कण की तरह है और उसके चारों तरफ घूमते हैं कई ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्काएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल बना कैसे है? इसमें कुल कितने ग्रह हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? यही सब हम आज की इस क्लास में समझेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि सौरमंडल क्या है, सूर्य और ग्रहों की विशेषताएं क्या है, आंतरिक और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो सौरमंडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास सौरमंडल। सबसे पहले बात करते हैं कि सौरमंडल होता क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह, उसके अलावा जो उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंड के जो समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं। वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगा। जैसे यहाँ पर आपको ये मंगल दिख रहा है, बुध दिख रहा है, ये सारे के सारे सूर्य के क्या लगा रहे हैं? ये सारे के सारे ग्रह, जैसे अरुण, शनि, बृहस्पति, ये सारे के सारे ग्रह सूर्य के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इन ग्रह, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों का जो समूह होता है उसको सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य है। क्या है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पूरे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। और ये जो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का, वही जो ये सारे के सारा सौरमंडल है जिसके अंदर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु तथा अन्य खगोलीय पिंड आते हैं, उन सबको क्या करता है? बांधे रखता है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला नामक मंदाग्नि में स्थित है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हमारा सौरमंडल कहां पर स्थित है? तो हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला नामक मंदाग्नि में स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करें निकोलस कोपरनिकस। तो निकल कोपरनिकस ने 1543 में सौर प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। किसने किए थे? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत 1543 में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, जिसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा गया। तो जो कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, जिसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। और कोपरनिकस ने क्या दिया था? सौर प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। उन्होंने इस बात को बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, जिसे हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उनके भी नाम आपको याद रखना है। जैसे जॉन्स केपलर ने ग्रहों की गति के क्या दिए थे? नियम दिए थे। जो जॉन्स केपलर था उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, जिसको लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहा जाता है। तो जो जॉन्स केपलर नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने क्या दिया था? ग्रहों की गति के नियम दिए थे। ग्रह किस तरह से गति करते हैं, किस कक्षा में करते हैं, उन सब के बारे में किसने बताया था? केपलर ने बताया था। और उसके इस नियम को लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन किया और बृहस्पति के उपग्रहों की खोज की। जो गैलीलियो थे उन्होंने क्या किया था? दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन किया था और बृहस्पति के उपग्रहों की क्या की थी? खोज की थी। और ये विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। याद रखिए, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से ग्रहों का अध्ययन किया और बृहस्पति के उपग्रहों को खोजा। और जो विलियम हर्शेल ने उन्हें 1781 में अरुण ग्रह की क्या की थी? खोज की थी। अब बात करते हैं कि ग्रह कहते किसे हैं। ग्रह की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए वह सूर्य के चारों ओर क्या लगाता हो? चक्कर लगाता हो। अगर कोई भी पिंड, अगर वो ग्रह जब ही कहलाएगा जब सूर्य के चारों ओर क्या लगाएगा? चक्कर। ये किसका संघ का वो है? नियम है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसको शॉर्ट में IAU भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो
और उसमें इतना द्रव्यमान हो कि उसका आकार क्या हो जाए, गोल हो जाए। एक तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, और एक उसमें इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि उसका आकार कैसा हो जाए, गोल हो जाए, और उसकी अपनी कक्षा साफ हो, अर्थात उसके मार्ग में कोई अन्य पिंड नहीं हो। अगर ये तीनों नियम अगर वो फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, उसका द्रव्यमान इतना हो कि जिससे वो गोल आकार ग्रहण कर ले, और वो अपनी जो कक्षा में चारों ओर सूर्य के चक्कर लगा रहे हो वो क्या होनी चाहिए, कक्षा साफ होनी चाहिए, उसके मार्ग में कोई अन्य पिंड नहीं आना चाहिए। ये क्या है, ग्रह की परिभाषा। अगर इन तीनों को कोई भी फुलफिल करता है पिंड तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रह बोला जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, 2006 से पहले सौर मंडल में कितने ग्रह थे, 9 ग्रह माने थे। कितने ग्रह माने जाते थे, 2006 से पहले सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। कौन शामिल था, प्लूटो भी शामिल था। लेकिन अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। लेकिन अगस्त 2006 में जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और वर्तमान में सौर मंडल में केवल कितने ग्रह माने जाते हैं, 8 ग्रह माने जाते हैं, और प्लूटो को अब बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर बात की जाए 2006 से पहले, तो 2006 से पहले 9 ग्रह थे। कौन कौन से थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। लेकिन अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के जो प्राग सम्मेलन थे, उसमें से जो प्लूटो ग्रह को किससे हटा दिया गया, श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और उसके बाद में कितने ग्रह बच गए वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। और प्लूटो को किस में डाल दिया, बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ये याद रखिए, डेट कई बार पूछी जाती है 2006, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब इसको क्यों हटाया गया, उसका अगर बात की जाएगी, भाई प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया, तो प्लूटो की जो कक्षा थी वो वरुण की कक्षा को काटती थी, इसलिए इसकी कक्षा क्या नहीं थी, साफ नहीं थी। और मैंने आपको बताया था, अगर कोई ग्रह है वो ग्रह तभी कहलाएगा उसकी अपनी कक्षा क्या होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। लेकिन प्लूटो की जो कक्षा थी वो वरुण की कक्षा को काटती थी, इसलिए इसकी कक्षा साफ नहीं मानी गई। और इसका आकार बहुत छोटा था, ये हमेशा चंद्रमा से भी छोटा था, और इसमें इतना द्रव्यमान नहीं है कि ये अपने रास्ते के अन्य पिंडों को हटा सके। इसलिए इन सभी कारणों से इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह घोषित किया गया, और इसका नया खगोलीय नाम 13 43 40 रखा गया। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नया खगोलीय नाम कितना क्या है, 13 43 40। ये नंबर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्लूटो का नया खगोलीय नाम क्या है, तो इसका नया खगोलीय नाम है 13 43 40। इसको क्यों हटाया गया, क्योंकि ये वरुण की कक्षा को क्या करती थी, काटती थी। आकार इसका बहुत छोटा था, चंद्रमा से भी ये छोटा था, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट बात की जाए प्लूटो और बोनो ग्रहों की, तो प्लूटो की खोज है ये 1930 में क्लाइड टॉम्बोग ने की थी। किसने की थी, जो प्लूटो को जिसको हटाया गया था उसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बोग ने की थी। प्लूटो के अलावा सेरेस, एरिस, मैकमैन और होमोया भी क्या है, बोनो ग्रह हैं, बोने ग्रह हैं। अगर प्लूटो के अलावा और बोने ग्रहों की बात की जाए तो सेरेस, एरिस, मैकमैन और होमेया ये भी क्या है, बोने ग्रह। इनको भी बोने ग्रह की श्रेणी में, और उसी श्रेणी में किसको डाल दिया, प्लूटो का, और उसका नंबर क्या है 13 43 40। तो प्लूटो की खोज है वो क्लाइड टॉम्बोग ने 1930 में की थी। प्लूटो के अलावा सेरस, एरिस, मैकमैन और होमेया भी क्या है, बोने ग्रह हैं, और इसी के अंदर प्लूटो को भी शामिल कर दिया गया। उसका नंबर कितना है 13 43 40। ये खगोलीय नाम या इसको क्या बोलते हैं, नंबर कहते हैं। अब बात की जाए, प्लूटो दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह वाले और एक बाह्य ग्रह वाले। तो आंतरिक ग्रह वालों को क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। ये सूर्य के सबसे नजदीक स्थित 4 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल होते हैं। तो जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 ग्रह क्या है, पृथ्वी के नजदीक है सबसे, तो इसलिए इन 4 ग्रहों को क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी क्या रहता है, अधिक रहता है। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, ये जो ग्रह हैं ये किससे बने हुए हैं, चट्टान और धातुओं से बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी अधिक होता है। इनका आकार छोटा होता है, और इनके उपग्रहों की संख्या भी बहुत कम या शून्य होती है। तो अगर बात की जाए इनके आकार की, तो इनका आकार भी छोटा होता है, बुध का सबसे छोटा, फिर शुक्र का उससे बड़ा,
सबसे छोटा इनका आकार होता है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो इनको उपग्रहों की संख्या भी क्या होती है, बहुत कम होती है, या तो होगी नहीं या बहुत कम होगी। जिसमें से बुध और शुक्र के पास में तो अपना कोई उपग्रह भी नहीं है, पृथ्वी के पास में एक उपग्रह है और मंगल के पास में कितने उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व अधिक होता है, इनका आकार छोटा होता है और इनके उपग्रहों की संख्या बहुत कम या शून्य होती है। ये सूर्य के सबसे बाद। उसके बाद की जाए बाह्य ग्रहों की, इनको गैस दानव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो बाह्य ग्रह हैं, जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह हैं, इनको क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह बोला जाता है। जबकि बुध, शुक्र और मंगल ग्रह, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल को क्या बोला जाता है, इनको 4 को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह या इनको गैस दानव भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से गैस और बर्फ से बने होते हैं, इसीलिए इनको गैस दानव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गैस दानव, क्योंकि ये मुख्य रूप से गैसों और बर्फ से बने हुए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसलिए इनको गैस दानव कहा जाता है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है और इसके चारों ओर बले पाए जाते हैं तथा इनके उपग्रहों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। तो जो ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, इनका जो आकार है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की तुलना में बड़ा होता है। और उसके साथ साथ इनके उपग्रह भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह या गैस दानव कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सा आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात की जाए ग्रहों के क्रम की, तो अगर ग्रहों के क्रम की अगर दूरी से बात की जाए, सूर्य से दूरी की, तो सूर्य के सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। ये क्या है, सूर्य से ग्रहों की क्रम की दूरी है कि सूर्य से सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सीक्वेंस याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। दूसरा पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, शुक्र है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। जो सूर्य से अगर नजदीक की बात की जाए तो सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। अगर हम आकार के आधार पर बात करेंगे तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति है, 1 नंबर पर आकार के आधार पर, 2 नंबर पर शनि आता है, 30 नंबर पर अरुण आता है, चौथे नंबर पर वरुण आता है, 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है, 6ठे नंबर पर शुक्र आता है, 7वें नंबर पर मंगल आता है और 8वें नंबर पर कौन सा आता है, बुध आता है। तो हमारा अगर आकार की बात करेंगे तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद में फिर शनि है, उसके बाद फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद में पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है और फिर बुध है। तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ये याद रखिए, ये भी एग्जाम में आप पूछा जाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर बात की जाए आकार के आधार पर तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद में पृथ्वी, फिर उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में मंगल और सबसे बाद में अगर आकार के हिसाब से बात की जाए तो कौन सा आता है, बुध आता है। ये भी याद रखिए, दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरे नंबर का सबसे छोटा कौन। तो ये याद रखिए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। अब बात की जाए ग्रह को घूर्णन की दिशा की, किसकी बात की जाए, ग्रहों के घूर्णन की दिशा की अगर बात करें तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो एक तो शुक्र ग्रह और ये जो अरुण ग्रह है, ये दोनों ही ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। और उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो जो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो यहाँ पे सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं, ये कैसे घूमते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं, ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। देखिए, जो शुक्र की दिशा बात की जाए, शुक्र ऐसे घूम रहा है घड़ी के अकॉर्डिंग और अरुण भी ऐसे घूम रहा है। तो शुक्र और अरुण पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम में होता है, जबकि सूर्यास्त कहाँ पर होता है, पूरब में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं, वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। वो किधर से किधर घूमते हैं,
विपरीत दिशा का मतलब हो गया वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण वह जब से पहले सूर्योदय पूरब दिशा में होता है और पश्चिम कहाँ होता है, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। लेकिन शुक्र और अरुण पर जो सूर्योदय है वो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात की जाए उपग्रह की, तो वो खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें तो ग्रह कहते हैं, लेकिन वो खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या हो गई, ग्रह हो गई। लेकिन अगर बात की जाए पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह हो गया। तो क्योंकि ये पृथ्वी ग्रह है, ग्रह के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाते हैं। तो वो खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। नेक्स्ट, अब बात की जाए उपग्रहों की, तो उपग्रह दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रह की। तो प्राकृतिक उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर उदाहरण के रूप में बात की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का, टाइटन है जो शनि का, और जो गैनीमिड है वो किसका है, बृहस्पति का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। तो जो प्राकृतिक उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के चंद्रमा लगाता है चक्कर, शनि के टाइटन चक्कर लगाता है, बृहस्पति के गैनीमिड चक्कर लगाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, उपग्रह। और कौन से उपग्रह हैं, प्राकृतिक है। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकते हैं। और ये जितने भी उपग्रह होते हैं इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता प्राकृतिक उपग्रहों का, बल्कि ये जो सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करके ही चमकते हैं। बात की जाए कृत्रिम उपग्रह की, तो कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इनका उपयोग संचार, मौसम की जानकारी और जासूसी के लिए किया जाता है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनका उपयोग संचार, मौसम की जानकारी और जासूसी के लिए किया जाता है, और ये वो उपग्रह होते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों के द्वारा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अगर उदाहरण के रूप में बात की जाए, जैसे आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह तथा इनसैट और IRS प्रमुख उपग्रह हैं। तो ये कुछ उपग्रह हैं प्राकृतिक उपग्रह जो भारत द्वारा भेजे गए। जैसे आर्यभट्ट भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था। जैसे इनसैट हो गया और IRS, ये सारे के सारे क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिकों द्वारा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में इनको भेजा जाता है। और जबकि जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो पहले से अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं, वो प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। जबकि जो कृत्रिम उपग्रह हैं इनको रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। बात की जाए उपग्रहों के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात बुध और शुक्र के चारों ओर कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो चक्कर लगा रहा हो बुध के और शुक्र के। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हीं को उपग्रह कहते हैं। तो लेकिन बुध और शुक्र के कोई भी चक्कर नहीं लगाता, इसलिए इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बात की जाए गैनीमिड की, तो ये सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का उपग्रह किसका है, जो गैनीमिड है ये सबसे बड़ा उपग्रह और किसका है, बृहस्पति का है। बात की जाए डीमोस की, तो ये सबसे छोटा उपग्रह जो मंगल का उपग्रह किसका है, जो डीमोस उपग्रह है ये सबसे छोटा उपग्रह और किसका है, मंगल का है। तो बात की जाए सबसे बड़ा उपग्रह की, तो सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमिड है और वो किसका है, बृहस्पति का है। और बात की जाए सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे जो छोटा उपग्रह वो मंगल का है और कौन सा है, डीमोस है। बात की जाए टाइटन, तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जहां वायुमंडल पाया जाता है। अगर बात की जाए शनि के सबसे बड़े उपग्रह की, तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है, टाइटन है, जहां पर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कौन सा उपग्रह है शनि का जिस पर क्या पाया जाता है, वायुमंडल, तो वो कौन सा है, टाइटन है, जो शनि का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह। बात की जाए फोबोस और डोमोस की, दोनों ही मंगल के क्या हैं, उपग्रह हैं। जो फोबोस और डोमोस है दोनों किसके उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और जिसमें से डीमोस क्या है,
सबसे छोटा उपग्रह है। और जो सबसे बड़ा उपग्रह की बात करेंगे ओवरऑल सारे उपग्रहों में, तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का उपग्रह, ये याद रखिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है। जो गैनीमीड है वो बृहस्पति का उपग्रह है और जबकि जो डीमोस है वो किसका है, मंगल का उपग्रह है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इनको याद रखिए। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति का गैनीमीड है, सबसे छोटा उपग्रह जो मंगल का कौन सा है, डीमोस है। अगर बात की जाए शनि का, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जहां पर वायुमंडल पाया जाता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। जो डीमोस क्या है, सभी उपग्रहों में सबसे छोटा है। अब बात करें सूर्य के बारे में, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित क्या है, एक तारा है। क्या है, जो सूर्य मंडल है, जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में उपस्थित क्या है, एक तारा है। ये हमारी आकाशगंगा दुध मेखला के केंद्र से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो जो ये हमारी दुध मेखला है वहां से कितनी दूरी पर स्थित है ये हमारा जो सौर मंडल है, तो जो सूर्य है ये हमारी आकाशगंगा दुध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित ये तारा है और ये हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अब बात करें सूर्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन किस में बदलती है, हीलियम में बदलती है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन लगभग 71% और हीलियम लगभग कितनी पाई जाती है, 26.5% से बना है। तो सूर्य की बात की जाए, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 71% है और हीलियम कितनी है, 26.5% है। बात की जाए सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। अगर बात की जाए सूर्य के आकार की, तो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना क्या है, बड़ा है। तो जो सूर्य का आकाश पृथ्वी के आकार से लगभग 109 गुना बड़ा है और जो सूर्य की आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% लगभग और हीलियम 26.5% पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। या सूर्य का जो आकार की अगर बात करें, तो जो सूर्य का आकार है वो पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। और जो सूर्य की आयु है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। तो सूर्य गैसों का एक धधकता हुआ गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितनी है, 71% है, हीलियम कितनी है, 26.5% पाई जाती है। तो जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% पाई जाती है। और उसके अलावा जो अंत है तो जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन और लोहा है वो कितना होता है, 2.5% होता है। तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है 71%, दूसरे नंबर पर हीलियम होती है 26.5% के लगभग, और उसके बाद में 2.5% क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन और लोहा होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत मैंने आपको बता दिया, नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। बात की जाए सूर्य की परतों की, तो कोर सूर्य का क्या होता है, केंद्र होता है, जहां का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और यहीं पर नाभिकीय संलयन होती है। तो जो कोर है वो सूर्य का क्या होता है, केंद्र होता है, जहां का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और यहीं पर क्या होती है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन किस में बदलती है, हीलियम में बदलती है। बात की जाए प्रकाश मंडल की, तो प्रकाश मंडल सूर्य की वह सतह है जो हमें दिखाई देती है और जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो प्रकाश मंडल सूर्य की वह सतह होती है जो हमें दिखाई देती है और जिसका तापमान लगभग कितना होता है,
6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कोर की बात करेंगे, जो सूर्य का केंद्र है, उसका जो तापमान कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बात की जाए वर्णमंडल की, तो वर्णमंडल प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित होता है, जिसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं, और ये लाल रंग का दिखाई देता है। तो जो वर्णमंडल है वो प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित होता है, जिसे सूर्य का वायुमंडल भी हम कहते हैं, और ये लाल रंग का दिखाई देता है। बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, और ये एक्स-रे उत्सर्जित करती है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है, और ये केवल कब दिखाई देती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होती है, जो चंद्रमा की जो पूरी की पूरी छाई किस पर पड़ जाती है, पृथ्वी पर पड़ जाती है। तो पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए ये है, तो पृथ्वी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी छिप जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है, और इसे सूर्य का क्या कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, और ये एक्स रे उत्सर्जित करती है। तो ये याद रखिए, कोर सूर्य का केंद्र होता है, जिसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं यहीं पे होती हैं। प्रकाश मंडल सूर्य का वह सतह है जो हमको दिखाई देती है, और उसका तापमान लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्णमंडल प्रकाश मंडल के ऊपर स्थित होता है, जिसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, ये लाल रंग का दिखाई देता है। और जो कोरोना है वो सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, और यह एक्स-रे उत्सर्जित करती है। अब बात की जाए सौर कलंक और सौर ज्वाला की, तो सौर कलंक क्या है, तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर काले धब्बे होते हैं, जिनका तापमान आसपास की सतह से क्या होता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इनका जो एक चक्र होता है वो 11 वर्ष का होता है। तो सौर कलंक, सूर्य की अगर बात की जाए, सूर्य का जो प्रकाश मंडल है वहां पर काले धब्बे होते हैं। इनका जो तापमान होता है वो जो आसपास के तापमान से कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इनका जो चक्र होता है वो कितना होता है, 11 वर्ष का होता है। बात की जाए सौर ज्वाला की, तो सौर ज्वाला सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा युक्त क्या है, चुंबकीय लपटें हैं। तो सौर कलंक तो सूर्य के प्रकाश मंडल में जो काले धब्बे होते हैं, जिनका तापमान आसपास की सतह से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इनका चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। और जबकि जो सौर ज्वाला होती है वो सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा युक्त क्या होती हैं, चुंबकीय लपटें होती हैं। तो जो सूर्य के धब्बों की अगर संख्या की बात की जाए, तो सूर्य के धब्बे पहले बढ़ते हैं और उसके बाद घटते हैं, और ये लगभग कितने वर्षों का होता है, 11 वर्षों का होता है। तो सूर्य के धब्बों की संख्या बढ़ने और घटने का जो चक्र होता है वो लगभग 11 वर्षों का होता है। यह चक्र सूर्य की सक्रियता को दर्शाता है, जिसमें सौर धब्बा चक्र कहा जाता है। और जो ये 11 वर्षों का चक्र है, जिसमें धब्बों की संख्या पहले बढ़ती है फिर घटती है, यह चक्र सूर्य की सक्रियता को दर्शाता है, जिसे सौर धब्बा चक्र कहा जाता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र हर 11 वर्ष में उलट जाता है, और जो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हर 11 वर्ष में उलट जाता है। अपनी मूल परिस्थिति में वापस आने के लिए इसे पूरा 22 वर्ष लगते हैं। इसे चुंबकीय चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो चुंबकीय चक्र है वो कितने वर्ष का होता है, 22 वर्ष का होता है। लेकिन अगर सौर धब्बा चक्र की बात करेंगे, तो सौर धब्बा चक्र कितने वर्ष का होता है, 11 वर्ष का। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइए। जब आपसे सौर धब्बा चक्र की बात करेंगे तो सौर धब्बा चक्र 11 वर्ष का होता है, जबकि चुंबकीय चक्र जिसके अंदर क्या होती है, सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हर 11 वर्ष में उलट जाता है। अपनी मूल स्थिति में वापस आने के लिए इसे क्या लगते हैं, कुल 22 वर्ष लगते हैं। इसको चुंबकीय चक्र कहते हैं। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें ऑरोरा की, तो जब सौर ज्वाला से निकलने वाले कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। सौर ज्वाला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सौर ज्वाला होती क्या है। तो सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा युक्त जो चुंबकीय लपटें होती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला बोला जाता है। तो जब सौर ज्वाला से निकलने वाली कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में एक रंगीन रोशनी उत्पन्न होती है, जिसे ऑरोरा कहा जाता है।
तो जब सौर ज्वाला से जो निकलने वाले कण होते हैं, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं, ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो जब ये कण कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में एक रंगीन रोशनी दिखाई देती है, उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसको ऑरोरा बोरेलियस कहा जाता है और जबकि दक्षिणी ध्रुव पर इसको क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। तो जब सौर ज्वाला से निकलने वाली कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में एक रंगीन रोशनी उत्पन्न होती है, इसे ऑरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में इसको ऑरोरा बोरेलियस कहा जाता है और जबकि दक्षिणी ध्रुव में इसको क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाते हैं। बात की जाए पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध की, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग 14.98 करोड़ मतलब 15 करोड़ के बराबर है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अगर हम औसत दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। और जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना अधिक है, 109 गुना अधिक है। अगर बात की जाए सूर्य का द्रव्यमान, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना क्या है, अधिक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की बात की जाए तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है और सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से लगभग कितना है, 3,32,000 गुना अधिक है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात की जाए उपसौर और अपसौर की, तो ये मैंने चंद्र ग्रहण के अंदर भी आपको बताया हुआ है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के अंदर। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, ये 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर चली जाती है उसको क्या बोला जाता है, अपसौर कहते हैं। और ये कब होता है, 4 जुलाई को होता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है और अपसौर कब होता है, 4 जनवरी को, 4 जुलाई को। तो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है, 3 जुलाई को होती है। और सबसे दूर कब होती है, नहीं, जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है और जो सबसे दूर है वो कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो उपसौर वो स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, जो 3 जनवरी को होती है। और अपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है और वो कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो जो उपसौर है उसको एपीहेलियन कहा जाता है और अपसौर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहा जाता है उपसौर को और अपसौर को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में एपीहेलियन कहा जाता है। और सूर्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है, 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, सूर्य की आयु लगभग 5 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अगर बात की जाए सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकंड। अब इसका मतलब 1.3 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 90 मिनट। कितना लेता है, 90 मिनट लेता है। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं, 1.3 सेकंड मतलब 90 मिनट लेते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। तो जो अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य जो अपनी धुरी पर किधर से किधर घूमता है, तो जो सूर्य है वो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य के प्रकाश की अगर चाल की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जो सूर्य के प्रकाश है उसकी अगर चाल की बात की जाए तो उसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, ये थोड़ा गलती हो गया, इसको याद रखिए। जो चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको आने में कितना समय लगता है, तो उसके आने में 1.3 सेकंड लगता है। ये 90 मिनट नहीं है, कितना है, 1.3 सेकंड लगता है। मतलब 2 मिनट से भी कम का समय लगता है, 2 सेकंड से भी, किससे, 2 सेकंड से कम का समय लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। याद रखिए, देखिए जो चंद्रमा से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है उसको पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। कितना सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड लगता है। ये याद रखिए, ये मिनट नहीं है, कितना है, 1.3 सेकंड लगता है।
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में। अब बात करें सबसे पहले हम ग्रहों की, तो मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया था कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर क्या है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो हम अब एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। किसकी बात करते हैं? बुध ग्रह की बात करते हैं, जिसको मर्क्यूरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्क्यूरी। ये दोनों नाम याद रखिए, एग्जाम में कई बार आपको इंग्लिश में नाम दे देते हैं, तो दोनों याद रखना है। बुध ग्रह हिंदी में भी याद रखिए और मर्क्यूरी इंग्लिश में भी याद रखिए, ठीक है। तो जो बुध ग्रह है उसको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है और ये सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य का एक चक्कर केवल 88 दिनों में पूरा करता है, इसलिए इसकी परिक्रमा सबसे तेज होती है। तो सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने का सबसे तेज कौन सा ग्रह करता है? वो बुध ग्रह होता है, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगभग जो बुध ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 88 दिनों में पूरा कर लेता है। जबकि हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में? पूरा एक साल लगता है, 365 दिन लगती है। लेकिन बुध को ऐसा नहीं है, बुध 88 दिनों में ही क्या लगा लेता है? पूरा चक्कर लगा लेता है। इसकी कक्षीय गति सभी ग्रहों में सबसे अधिक होती है। और अगर बात किसी इसकी कक्षीय गति, वो सभी ग्रहों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और ये सूर्य के क्या है? सबसे निकट है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक बात याद रखिए, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा सौर मंडल में सबसे अधिक तापांतर इसी ग्रह पर पाया जाता है, जो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो ये बात की जाए बुध ग्रह की, तो यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत क्या होती हैं? अत्यधिक ठंडी होती है। तथा सौर मंडल में सबसे अधिक जो ताप का अंतर है वो इसी ग्रह पर पाया जाता है और वो लगभग कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। तो याद रखिए, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। यहाँ दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। तथा सौर मंडल का सबसे अधिक जो ताप का अंतर, जिसको हम तापांतर कहते हैं, इसी ग्रह पर पाया जाता है और वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बुध और शुक्र मैंने बताया इनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का भी कोई क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। और इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, जो इसका क्या है? एक महत्वपूर्ण गुण है। अब बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ये सूर्य से क्या है? दूरी से दूसरा ग्रह। सबसे पास कौन सा है? बुध है। और उसके बाद में अगर दूसरा सबसे दूरी पर कौन है? दूसरे नंबर पर कौन सा है? शुक्र है। और ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से भी एक है। ये पृथ्वी के क्या है? पास में है शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम के समय सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का मतलब सुबह होता है, सांझ का मतलब शाम का तारा होता है। तो जो ये शुक्र ग्रह है इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम के समय सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। आकार और बनावट में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम के समय सबसे अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इसको भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। आकार और बनावट की बात करें तो इसका जो आकार और बनावट है वो पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बात करें अगर सबसे गर्म ग्रह की, तो अगर सबसे गर्म ग्रह वो कौन सा है? शुक्र है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे कि बुध अगर सूर्य के पास सबसे जाता है तो बुध सबसे गर्म होगा। बुध सबसे गर्म नहीं है, शुक्र सबसे गर्म है। और शुक्र सबसे गर्म क्यों है? क्योंकि शुक्र पर क्या है? वायुमंडल है, जबकि बुध पर वायुमंडल नहीं है। तो शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट है। तो आपके दिमाग में होगी, जब सूर्य के सबसे अधिक निकट बुध है तो बुध गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो कौन सा है? शुक्र है। इसे के वायुमंडल में लगभग 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है,
जो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या करती है, उत्पन्न करती है, और इसीलिए ये क्या है, सबसे ज्यादा गर्म है। तो जो ये शुक्र है, इसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी कारण यह अत्यधिक तापमान बना रहता है और इसे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिए, शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, बुध नहीं है, जबकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन उसके बाद भी सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। और यह गर्म इसलिए है क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से 95% क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। लेकिन बुध में वायुमंडल होता ही नहीं है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा गर्म है और इसे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति वाला ग्रह भी कहा जाता है। अगर बात की जाए शुक्र से रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शुक्र अपनी धुरी पर कब किधर से किधर घूमता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, जिसे विपरीत दिशा या रेट्रोग्रेड रोटेशन भी कहते हैं। तो जैसे शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, लेकिन शुक्र और जो अरुण जो ग्रह हैं ये किधर से किधर की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। जबकि शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसलिए शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं उन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम दिशा में होता है, सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह, चाहे पृथ्वी ले लीजिए जिसपे सूर्योदय किधर होता है, पूरब की दिशा में होता है, सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम की दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण में ये उल्टा होता है, क्योंकि ये घड़ी के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। इसका एक दिन इसके एक साल से बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से घूमता है। तो जो शुक्र का जो अगर बात की जाए एक दिन जो क्या होता है, इसके जो एक साल से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से क्या करता है, घूमता है। जैसे पृथ्वी तो हमारी 24 घंटे में घूम लेती है अपने अक्ष पर, और जो इसकी एक साल से क्या है, कम है। लेकिन शुक्र का ऐसा नहीं है। शुक्र का जो एक दिन होता है, मतलब ये अपने अक्ष पर जो पूरा चक्कर लगाती है उसको लगने में एक साल से ज्यादा का समय लग जाता है। इसीलिए इसका एक दिन इसके एक साल से बड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से अपने अक्ष पर क्या करता है, गति करता है। जैसे जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये शुक्र चक्कर लगा रहा है, तो इसके चारों ओर तो चक्कर लगाते, लेकिन उसके साथ अपने अक्ष पर भी तो गति करता है, जैसे पृथ्वी करती है। जब भी तो दिन रात बनते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपने अक्ष पर। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है, एक साल से भी ज्यादा का टाइम लगता है अपना चक्कर पूरा लगाने में अक्ष में। तो अक्ष मतलब पृथ्वी, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष के चारों ओर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये एक साल से अधिक का समय लेती है। तो बुध की तरह शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, और ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह। सबसे पहले कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। और अगर आकार के अनुसार बात करोगे तो ये सौर मंडल का क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, उसके बाद में क्या है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद में शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। तो आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ये सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है। क्या है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे घना ग्रह है, जिसका औसत घनत्व लगभग 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है, जिसका औसत घनत्व लगभग 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह का लगभग जो 71% भाग है वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। तो पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे स्थान का ग्रह, सूर्य से दूरी पर सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद क्या आती है, पृथ्वी आती है। अगर आकार की बात की जाए तो आकार में अगर बात करेंगे तो पृथ्वी कैसा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार के आधार पर बात करेंगे तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर शुक्र आती है, फिर मंगल और फिर बुध। और जो घनत्व है सौर मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व इसी का है।
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। अगर बात करें हम पृथ्वी के आकार की, तो जो पृथ्वी का वास्तविक आकार है वो कैसा है, जियोइड है, या इसको लद्वक्ष गोलाभ भी कहते हैं, अर्थात ये ध्रुवों पर थोड़ी क्या है, चपटी है। तो जो हमारी पृथ्वी की बात करेंगे ये ध्रुवों पर क्या होती है, थोड़ी चपटी होती है, और विषुवत रेखा पर थोड़ी सी कैसे निकली हुई रहती है, बाहर की तरफ है निकली हुई रहती है। तो इसलिए जो पृथ्वी का वास्तविक आकार है वो जियोइड है, अर्थात जिसको हम लद्वक्ष गोलाभ भी कहते हैं, अर्थात ये ध्रुवों पर थोड़ी क्या है, चपटी है। अगर बात करेंगे इसके विषुवतीय व्यास की, अगर बात करें इधर से इधर की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 12,756 किलोमीटर होती है विषुवतीय व्यास की। अगर बात करें हम इसके ध्रुवीय व्यास की, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की, अगर इस पृथ्वी की लंबाई की हम बात करेंगे तो ये लंबाई होती है 12,714 किलोमीटर, क्योंकि ये ध्रुवों पर क्या होती है, थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसका जो ध्रुवीय व्यास होता है वो विषुवतीय व्यास की तुलना में क्या होता है, कम होता है। विषुवतीय व्यास 12,656 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,714 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 42 किलोमीटर का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, और विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास के बीच का जो लगभग है वो कितने किलोमीटर का है, लगभग 42 किलोमीटर का अंतर है। बात करें पृथ्वी की गति की, तो पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक इसकी घूर्णन गति और एक क्या होती है, परिक्रमण गति। घूर्णन गति तो मतलब अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, और परिक्रमण गति मतलब सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, जिसे दिन और रात होते हैं। तो कितना समय लगाती है, लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, या हम इसको जो राउंड फिगर में 24 घंटे मान लेते हैं। अगर एक्चुअल बात की जाए तो एक्चुअल होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसको हम क्या मानते हैं, 24 घंटे। तो जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। अगर बात करें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो एक चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है, 1 वर्ष, जिसको हम कितना बोलते हैं, 365 दिन। और अगर बात की जाए एक्चुअल में, तो एक्चुअल में होता है 365 दिन और 6 घंटे, जिसको 5 घंटे 48 मिनट भी बोल दिया जाता है। वैसे अगर राउंड फिगर में बात करोगे तो कितना रहता है, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन अगर वैसे बात की जाए एक्चुअल की, तो एक्चुअल होता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। और जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सॉरी। अगर बात करें पृथ्वी के उपग्रह की, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। अगर पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह की बात की जाए, चंद्रमा है। और पृथ्वी का अगर जुड़वा ग्रह जिसको उसकी बहन भी बोला जाता है, क्या है, शुक्र है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और जो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है उसमें कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। पृथ्वी की अगर आयु की बात की जाए तो 4.6 बिलियन वर्ष है। कितनी है, 4.6 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु है। और बात करें पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु, तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, मरियाना ट्रेंच है। क्या है, मरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का एकमात्र अगर उपग्रह की बात करें तो क्या है, चंद्रमा है। अगर बात करें पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र है, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और अगर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान की बात की जाए तो वो मरियाना ट्रेंच है, और कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, फिलीपींस के पास में। तो अब हम बात करते हैं जो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी आयु पृथ्वी के समान लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो जो इसकी आयु है वो पृथ्वी के समान ही लगभग 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। और अगर चंद्रमा के अध्ययन की बात की जाए तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार
पूछा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसकी आयु 4.6 बिलियन वर्ष मापी जाती है, जो पृथ्वी के बराबर ही है, और इसी को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अब बात की जाए, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लेता है, जिसको लगभग हम 28 दिन भी मान सकते हैं। तो चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय लेता है, जितने समय अपनी धुरी में घूमता है और उतने ही समय पृथ्वी पर क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। और ये कितना है? लगभग 28 दिन के बराबर। आप लगभग 28 दिन याद रखिए, 27 दिन 60 सेकेंड 7 घंटे और 43 मिनट याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि जो चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय लेता है, इसी के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग 59% दिखाई देता है। तो यही कारण है, क्योंकि धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो चंद्रमा है वो समान समय लेता है, लगभग 28 दिन के बराबर। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग लगभग 59% दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी की बात की जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी की बात की जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता और इसका परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। तो जो ये चंद्रमा है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, और जो सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है और वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 2 सेकंड से भी कम। कितना समय लेता है? जो चंद्रमा से जो प्रकाश सूर्य का परावर्तित होगा जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये 2 सेकंड से कम लेता है। कितना लेता है? 1.3 सेकंड लेता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बात की जाए चंद्रमा पर वायुमंडल और पानी का क्या है? अभाव है। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही चंद्रमा पर क्या है? पानी है। जो शांति का सागर है वो चंद्रमा का वह स्थान है जहाँ अपोलो 11 उतरा था। तो चंद्रमा का वह स्थान जहां पर अपोलो 11 उतरा था उसी को क्या बोला जाता है? शांति का सागर कहा जाता है। लिबनिटीज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो इसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो जो लिबनिटीज पर्वत है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये कहां पर स्थित है? इसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का लगभग कितना है? 1/6 है। कितना है? जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का कितना है? 1/6 है। अगर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पृथ्वी पर 10 मीटर की छलांग लगा लेता है, तो अगर वो चंद्रमा पर यही छलांग लगाएगा तो चंद्रमा पर कितनी छलांग लगा लेगा? 60 मीटर, क्योंकि वहां पर क्या घट जाता है? गुरुत्वाकर्षण घट जाता है। गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल और पानी का अभाव है। शांति का सागर वह स्थान है जहां पर अपोलो 11 उतरा था। अगर बात की जाए लिबनिटीज पर्वत की, तो लिबनिटीज पर्वत है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो इसके दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो वह बड़ा होता है, अधिक चमकीला दिखाई देता है, जिसे सुपरमून कहा जाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और वो बहुत बड़ा दिखाई देता है और अधिक चमकीला दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं? सुपरमून कहते हैं। और जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। याद रखिए, सुपरमून और ब्लू मून में कंफ्यूज होता है। सुपरमून तो उसे कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो वह बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है, जिसे सुपरमून कहा जाता है। लेकिन जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोला जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सीजीगी कहा जाता है। ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो सुपर मून में क्या होता है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है, इसलिए सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, उसको सुपर मून कहते हैं। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोला जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? सीजीगी कहा जाता है। अब बात की जाए चंद्रमा से रिलेटेड मिशन की, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जो अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये 20 जुलाई 1969 को
चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जो अपोलो 11 मिशन का क्या थे, हिस्सा थे। चंद्रयान-1 जो भारत ने भेजा था 2008 को लॉन्च किया था, जिसमें से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की क्या की गई थी, खोज की गई थी। उसके बाद चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। उसके बाद चंद्रयान-3 को 2023 में लॉन्च किया गया। इसके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की इसने चंद्रयान-3 ने, जिससे भारत की यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना। तो अगर बात की जाए चंद्रमा से रिलेटेड मिशन की, तो पहला अपोलो 2 मिशन था, जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग नामक वैज्ञानिक ने 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखा। उसके बाद भारत ने मिशन भेजे। एक चंद्रयान-1 था जिसको 2008 में लॉन्च किया, इन्होंने वहां पर पानी की खोज की। उसके बाद चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल थे। उसके बाद चंद्रयान-3 को 2023 में लॉन्च किया गया। इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया। तो चंद्रयान से रिलेटेड कितने मिशन भेजे हैं, भारत ने 3 भेजे हैं, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3। तो अभी तक हमने बुध, शुक्र और पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा की बात की। अब हम पृथ्वी के बाद में जो चौथा ग्रह वो कौन सा है, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है, ये बुध है सबसे बाद में, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और ये चौथा ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। तो अब किसकी बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से बात की जाए तो कितने नंबर का है, चौथे नंबर का है। और अगर हम आकार की बात करें तो आकार में ये पृथ्वी से भी क्या है, छोटा ग्रह है। किससे छोटा ग्रह, पृथ्वी से, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर कौन सा है, शुक्र है, फिर मंगल है, और फिर बुध है। तो इसलिए ये पृथ्वी से भी क्या है, आकार में छोटा है। और अगर बात की जाए सूर्य से दूरी से, तो सूर्य से दूरी से छोटा ग्रह है। अब बात की जाए मंगल ग्रह की गति की, तो मंगल अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के लगभग क्या है, बराबर ही है। और मंगल सूर्य के चारों ओर लगभग 687 दिन में एक चक्कर लगाता है। जो हम 365 6 दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, वो मंगल कितने में लगाता है, 687 दिन में लगाता है। और जो मंगल है वो अपनी धुरी पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी की तरह क्या होती है सॉरी, जो मंगल है वो अपनी धुरी पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी की तरह क्या होती है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है, और वो 23 डिग्री झुकी होने के कारण ही ऋतुओं का क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी तरह जो मंगल ग्रह है वो अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगर बात की जाए मंगल के उपग्रहों की, तो मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह, एक फोबोस है और एक डोमोस है। जिसमें डोमोस है वो सभी उपग्रहों में क्या है, सबसे छोटा है। सौरमंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा है, डोमोस ही है। तो मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह, एक फोबोस है, एक डोमोस है। जिसमें डीमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। इसी पर एक निक्स ओलंपिया मंगल पर स्थित एक विशाल पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो अगर बात की जाए मंगल पर, तो मंगल पर एक पर्वत है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। ये माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना क्या है, ऊंचा है। ओलंपस में सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो भी मंगल पर ही है, जिसका नाम क्या है, ओलंपस मैस है। और सबसे बड़ा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी मंगल पर स्थित है। और ये माउंट एवरेस्ट से लगभग कितना गुना है, 3 गुना ऊंचा है। और इसके 2 कृत्रिम उपग्रह, एक फोबोस है, एक डीमोस है। जिसमें डीमोस है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। अगर बात की जाए मंगलयान की, तो मोम भारत का पहला मंगल मिशन था, जिसे मंगलयान कहा जाता है। और इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो जो मोम है वो भारत का पहला मंगल मिशन था, जिसे मंगलयान कहा जाता है, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और ये अपने पहले प्रयास में कहां पर पहुंच गया था,
मंगल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। और ये कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बृहस्पति की। किसकी बात करते हैं? बृहस्पति की। इससे पहले हमने बुध की बात की, शुक्र की बात की, पृथ्वी की बात की, मंगल की बात की। अब बात करते हैं हम सूर्य से अगर दूरी की स्थिति पर बात की जाए तो पांचवें ग्रह जिसको क्या बोला जाता है? बृहस्पति। क्या बोला जाता है? सूर्य से 5वें नंबर की दूरी पर जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। तो जो बृहस्पति है इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। याद रखिए, एग्जाम में कई बार जुपिटर दे दिया जाता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स याद रखने हैं इन ग्रहों के, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन करता है। कभी वो हिंदी में दे देगा और हो सकता है कभी इंग्लिश में सीधा जुपिटर लिख के दे दे हिंदी की तरह। तो याद रखिए, आपको दोनों याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश। तो बृहस्पति है, तो बृहस्पति को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने गुरुत्वाकर्षण से कई पिंडों को और खींच लेता है। तो जो बृहस्पति है इसको सौर मंडल का क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने गुरुत्वाकर्षण से कारण कई अन्य पिंडों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। जैसे ये बहुत सारे पिंडों, इसको क्या कर रहा है? ये बृहस्पति अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। और ये सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि अपने गुरुत्वाकर्षण से कई पिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसका जो द्रव्यमान है वो बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। अगर आप और सभी बाकी ग्रहों को मिला दें, जिसके अंदर आप बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, शनि को, अरुण को, वरुण को, इन सारे ग्रहों के अगर द्रव्यमान को आप जोड़ दें तो इससे भी ज्यादा जो द्रव्यमान है वो किसका होता है? बृहस्पति का होता है। किसका होता है? बृहस्पति का होता है। अगर आप बृहस्पति के अलावा सारे ग्रहों के अगर द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो भी जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो उन सारे ग्रहों के द्रव्यमान से कितना बड़ा है? 2.5 गुना अधिक है। तो इसका द्रव्यमान बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। और सूर्य से अगर दूरी की क्रम में ये कौन सा है? 5वां ग्रह है। तो सूर्य से क्रम की दूरी पर 5वां ग्रह है। इसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से ये कई पिंडों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो द्रव्यमान है वो बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना है? 2.5 गुना है। बात की जाए बृहस्पति की गति की, तो बृहस्पति अपनी दूरी पर सबसे तेज घूर्णन करता है और लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो पृथ्वी जो अपनी घूर्णन करता है अपनी दूरी पर, वो क्या करता है? सबसे तेज करता है। और कितने समय में कर लेता है? 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। जबकि हमारी पृथ्वी कितना टाइम लेती है? 24 घंटे लेती है अपनी दूरी पर घूमने में। लेकिन बृहस्पति सबसे तेज घूमता है, इसको 9 घंटे 56 मिनट ही लगते हैं। और बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 11.86 वर्ष का क्या लेता है? समय लेता है। जो बृहस्पति है वो अपनी दूरी पर जो चक्कर है बहुत स्पीड से लगाता है, 9 घंटे 56 मिनट में अपना चक्कर लगा लेता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको लगभग 12 वर्ष का क्या लग जाता है? समय लग जाता है। जबकि पृथ्वी 1 साल में लगा लेती है सूर्य के चारों ओर। और ये बृहस्पति को कितना टाइम लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। और बात की जाए उपग्रहों की, तो बृहस्पति के पास बहुत बड़ी संख्या में क्या है? उपग्रह है। क्या है? बहुत बड़ी संख्या में बृहस्पति के पास में उपग्रह है, जिसमें गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह। तो गैनीमीड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जो किसका है? बृहस्पति का है। और सबसे छोटा कौन सा है? डोमोस है, जो मंगल का है। तो गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। तो जो बृहस्पति का जो गैनीमीड है ये सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है सौर मंडल का। और इसका अगर आकार की बात करेंगे तो इसका आकार जो बुध ग्रह है उससे भी क्या है? बड़ा है। गैनीमीड का आकार, जो उपग्रह है उसका जो आकार है वो बुध ग्रह से भी क्या है? बड़ा है। प्रमुख गैलीलियन उपग्रहों की बात की जाए तो आर्यो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है। तो ये कुछ प्रमुख उपग्रह हैं बृहस्पति के। आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, ये क्या है? बृहस्पति के कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमीड है। और इसका जो आकार है वो इस बुध ग्रह से भी बड़ा है। बात की जाए बृहस्पति के विशेष गुणों की, तो बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम से बना है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गैस दानव कहा जाता है। इसके वायुमंडल में ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, जो एक बहुत बड़ा क्या है? तूफान है। तो इसके अगर आप वायुमंडल में देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट दिखाई देता है, और ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्या है? तूफान है। इस ग्रह से रेडियो उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे तारा सदृश ग्रह भी
कहा जाता है। और इस ग्रह से क्या होता है, बृहस्पति ग्रह से रेडियो का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको तारा के समान ग्रह भी कहा जाता है। तो बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। इसके वायुमंडल में ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक विशाल लाल धब्बा है, दिखाई देता है, जो एक बहुत बड़ा क्या है, तूफान है। और इस ग्रह के रेडियो उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे तारा श्रृंख ग्रह भी कहा जाता है। बात की जाए बृहस्पति के उपनाम की, तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो जो बृहस्पति है इसको देवताओं का गुरु कहते हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मास्टर्स ऑफ गॉड्स। अपने विशाल आकार और बहुत अधिक उपग्रहों के कारण इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। एक तो इसका आकार बहुत बड़ा है और इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, इसलिए इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं शनि ग्रह की। किसकी बात करते हैं, शनि की। अभी हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति 5 ग्रहों की बात की। अब हम छठे ग्रह की बात करते हैं, शनि की। तो शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में बात करेंगे तो ये छठा ग्रह है। इसके चारों ओर 7 मुख्य बलें पाई जाती हैं, जो धूल, पत्थर और बर्फ के टुकड़े से बनती हैं। तो जो ये शनि ग्रह है इसके चारों ओर 7 मुख्य बलें होती हैं, जो किसकी बनी हुई होती हैं, धूल, पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बनी होती है। और इन बलों की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। तो ये शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। ये बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी की बात में की जाए तो ये छठा ग्रह है। इससे पहले बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, उसके बाद में छठा ग्रह कौन सा है, शनि है। इसके चारों ओर 7 मुख्य बलें पाई जाती हैं, जो धूल, पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से क्या होती हैं, बनी होती है। और इन जो बल हैं इनकी जो खोज है वो किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। अब बात करें शनि के घनत्व की, तो जो शनि का घनत्व है वो सौर मंडल में क्या है, सबसे कम है। जो सबसे कम घनत्व है वो शनि का ही है सौर मंडल में। इसका घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पानी से भी क्या है, कम है। इसीलिए ये शनि को पानी के एक विशाल महासागर में अगर रखा जाए तो ये पानी पर क्या रहता है, तैर सकता है, डूबेगा नहीं। तो जो शनि का घनत्व है ये सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला है। ये जो शनि है वो का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है और इसका घनत्व कितना है, 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जो पृथ्वी के घनत्व से भी क्या है, कम है। इसलिए अगर आप इसको विशाल महासागर में अगर आप शनि ग्रह को डाल दोगे तो ये उस पर क्या करेगा, तैरेगा, उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, कम है। और अगर कोई भी वस्तु जिसका घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम रहेगा तो वो जो वस्तु है वो पानी में डूबेगी नहीं। बात करें शनि के उपग्रह की, तो वर्तमान में शनि के पास सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 145 से क्या है, अधिक है। तो वर्तमान में अगर शनि के पास में सौरमंडलों में सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास ही पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 145 से अधिक है। इसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है और जिसके अंदर क्या है, टाइटन सबसे ज्यादा बड़ा उपग्रह है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। वैसे गिनीसिंड क्या है, सबसे वो है। अगर सबसे बड़ा अगर सौरमंडल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो सौरमंडल का है वो कौन सा है, गिनीसिंड है। कौन सा है, गिनीसिंड है। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और अगर सौरमंडल का बात की जाए तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा है। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी और घना वायुमंडल पाया जाता है, जो मुख्य रूप से किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है। तो वर्तमान में शनि के पास में सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं और जिनकी संख्या कितनी है, लगभग 145 के बराबर है। तो जो सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो वर्तमान में किसके पास में, शनि के पास में, जिसकी संख्या लगभग 145 से अधिक है। जिसके अंदर टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर सौरमंडल में बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गिनीसिंड है और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, टाइटन आता है। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी और घना वायुमंडल पाया जाता है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है।
अब बात की जाए शनि की गति की, तो शनि अपनी धुरी पर लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो बहुत तेज घूर्णन को दर्शाता है। और जो शनि है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, लगभग 30 वर्ष का समय लेता है। तो अपनी अक्ष पर घूर्णन करने में ये लगभग 11 घंटे में कर लेता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने में लगाता है, लगभग 30 वर्ष में लगाता है। अगर बात की जाए शनि के उपनाम की, तो शनि को गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके विशाल छल्ले और अनेक उपग्रह इसके एक छोटे सौरमंडल जैसा क्या देते हैं, इसको रूप देते हैं। तो शनि को गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके जो विशाल छल्ले और अनेक उपग्रह इसे एक छोटे सौरमंडल जैसा रूप देते हैं। रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि को कृषि का देवता कहा जाता है। तो शनि है वो गैलेक्सी के समान है, इसको गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं, और शनि को क्या बोला जाता है, कृषि का देवता भी बोला जाता है रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब बात करें हम अरुण की, किसकी बात करते हैं, अरुण की। अभी तक हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अरुण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अरुण ग्रह के बारे में। तो अरुण सूर्य से दूरी के बारे में बात की जाए तो ये 7वें नंबर पर है, और अगर आकार में बात की जाए तो आकार में कितने नंबर पर, 3रे नंबर पर। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, और उसके बाद में कौन सा आता है, अरुण आता है। तो आकार में ये 3रे नंबर पर है, और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर है, 7वें में। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी, और ये टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह है। जो ये जो अरुण ग्रह है, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं, इसकी जो खोज है वो विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी, और ये टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह है। ये अपनी ध्रुव पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। जो अरुण ग्रह, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, ये अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री क्या है, झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा या धुंधला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस बहुत पाई जाती है, जिसके कारण यह हरा या धुंधला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। तो जो अरुण ग्रह, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, सूर्य से क्रम के आधार पर यह 7वें स्थान पर है, और आकार के आधार पर बात की जाए तो 3रे स्थान पर आता है। ये 98 डिग्री अपने अक्ष पर लेटा हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी, और ये टेलीस्कोप से खोजा गया पहला ग्रह है। इस पर क्या है, इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए ये हरा या धुंधला नीला दिखाई देता है, और इसी कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। और अरुण है वो शुक्र की तरह ही इसकी धुरी पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है, और इसका भी घूर्णन क्या होता है, विपरीत घूर्णन होता है। अरुण ग्रह है और जो शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रहों का घूर्णन क्या होता है, अन्य ग्रहों की तुलना में क्या होता है, विपरीत होता है। अन्य ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि ये पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। इसलिए अरुण और शुक्र ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, पूरब की ओर होता है। और जबकि अरुण और शुक्र के अलावा जितने भी ग्रह हैं उन पर जो सूर्योदय है वो पूरब की तरह होता है, और सूर्यास्त पश्चिम की तरह होता है। तो जो अरुण और शुक्र ग्रह है, इनके जो सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूरब में होता है। इससे लगभग 27 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें टिटेनिया सबसे बड़ा है। तो अरुण ग्रह के 27 लगभग ज्ञात उपग्रह, जिसमें से टिटेनिया क्या है, सबसे बड़ा है। शनि की तरह अरुण के पास भी बलय पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। जैसे शनि के अंदर 7 बलय होती हैं, इसी तरह इसके अंदर भी, अरुण के अंदर भी बलय पाई जाती हैं, और जिनके प्रमुख नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब बात की जाए वरुण की, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह को इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। वरुण सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां और आकार में 4था सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे लास्ट में कौन सा है दूरी के क्रम में, ये वरुण ग्रह ही है। और आकार में बात की जाए तो आकार में कैसे नंबर पर, 4थे नंबर पर है। और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, जोहान गाले ने 1846 में की थी। जो वरुण ग्रह, इसकी खोज जोहान गाले ने 1846 में की थी। रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे समुद्र का क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और एक बात याद रखिए, सबसे ठंडा ग्रह वो कौन सा है, अरुण है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो जो वरुण है ये सूर्य से दूरी में 8वां है और आकार में 4था सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज जोहान गाले ने 1846 में की थी। रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे समुद्र का देवता
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरुण ग्रह को रोमांटिक कथाओं के अनुसार समुद्र का देवता कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह भी हल्का नीला या हरा दिखाई देता है। तो इसके वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए ये भी हल्का नीला या हरा दिखाई देता है। और एक बात याद रखिए, सबसे ठंडा नहीं है, ये काट दीजिए। सबसे जो ठंडा ग्रह है वो ये नहीं है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह है वो अरुण है। तो वरुण की अगर विशेष तथ्यों की बात की जाए तो वरुण सूर्य से सबसे दूर होने के कारण इसका वर्ष सबसे लंबा होता है और ये सूर्य का एक चक्कर लगभग 165 वर्षों में पूरा करता है। इसके लगभग 14 ज्ञात उपग्रह, जिसमें से टिट्रोन सबसे बड़ा प्रमुख उपग्रह है। यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है, जिन्हें सुपरसोनिक हवाएं कहा जाता है। सौरमंडल की जो सबसे तेज हवाएं यहीं पे चलती है, जिनको सुपरसोनिक कहा जाता है। अरुण और वरुण को सहोदर कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार और बनावट क्या है? लगभग बराबर है। तो जो अरुण और वरुण है, इनको सहोदर कहा जाता है क्योंकि इनकी आकार और बनावट क्या है? लगभग है। तो इसका जो वर्ष है वो एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाने में 165 वर्ष लेते हैं। इस पर बहुत तेज हवाएं चलती है, जिनको सुपरसोनिक कहा जाता है। इनके 14 उपग्रह हैं लगभग, जिसमें से टिट्रोन क्या है? वरुण का सबसे बड़ा है। वरुण और अरुण दोनों को क्या कहा जाता है? सहोदर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार और बनावट लगभग क्या है? समान है। अब बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह की। अभी तक हमने किसकी बात की? ग्रहों की बात की। पहले ग्रह कितने थे? 9 थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? 8 है। अब बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रहों की। किसकी बात करते हैं? क्षुद्र ग्रहों की। तो क्षुद्र ग्रह घेरा मंगल और बनस्पति वो बृहस्पति के बीच की स्थिति है। तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षाओं में जो होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो जो क्षुद्र ग्रह गहरा है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होता है। ये चट्टानी और धात्विक पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। माना जाता है कि ये उन ग्रहों के अवशेष हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट गए थे और पूर्ण ग्रह नहीं बन पाए। तो ये किन ग्रहों के अवशेष हैं? तो ये उन ग्रहों के अवशेष हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट गए थे और पूर्ण ग्रह नहीं बन पाए थे। वही क्या है? ये क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित हैं। अब बात की जाए क्षुद्र ग्रह और उल्काओं की, तो जो क्षुद्र ग्रह जो सेरस है वो सबसे बड़ा क्या है? क्षुद्र ग्रह है। जो सेरस है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसे अब बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो जो सेरस है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसको अब बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से भी आप देख सकते हैं, और इसी के अंदर एक वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसको उल्का कहा जाता है। और पृथ्वी से टकराने पर इनके कारण बड़े गड्ढे बनते हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील। तो जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। और पृथ्वी से टकराने से पहले इनके कारण बड़े क्या बनते हैं? पृथ्वी पर ये टकराती हैं, तो पृथ्वी पर जब ये उल्का टकराती है तो वहां पर एक गड्ढा बनता है जिसको क्रेटर कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो उल्का के कारण ही बनी हुई है। ये याद रखिए। क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको उल्का कहा जाता है। और पृथ्वी से टकराने पर इनके कारण बड़े गड्ढे बनते हैं, जिन्हें क्रेटर कह देते हैं, जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील। अब बात की जाए धूमकेतु की, तो धूमकेतु गैस, धूल और बर्फ के बने पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर लंबी और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जो धूमकेतु हैं ये गैस, धूल और बर्फ के बने पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर लंबी और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन्हें गंदी बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो धूमकेतु है इनको गंदी बर्फ की गेंद भी कहा जाता है, क्योंकि ये गैस, धूल और बर्फ के बने पिंड होते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो इसकी बर्फ गैस में बदल जाती है और ये लंबी पूंछ बन जाती है। तो जब धूमकेतु क्या होता है? सूर्य के पास में आता है तो इसकी जो बर्फ होती है वो क्या करती है? गैस में बदलती है और क्या बन जाती है? एक लंबी पूंछ बन जाती है। धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से कैसी होती है? दूर होती है, क्योंकि ये सौर विकिरण और सौर हवा का क्या प्रभाव से बनती है। तो जो ये पूंछ होती है जो इसकी बनती है धूमकेतु की, ये क्या रहती है? सूर्य से दूर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यह सौर विकिरण और सौर हवा के प्रभाव से
बनती है। तो जब धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो इसकी बर्फ गैस में बदल जाती है और एक लंबी पूंछ बनती है, और जो पूंछ होती है ये सूर्य से दूर होती है, दूर होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यह सौर विकिरण और सौर हवा के प्रभाव से बनती है। बात करें हेलू के धूमकेतु की, तो हेली का धूमकेतु एक आवधिक धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? जो हेली का धूमकेतु है 76 वर्ष दिखाई देता है। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और ये अगली बार 2061 में दिखाई देगा। तो जो हेली का धूमकेतु है ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अगली बार ये जो धूमकेतु है कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। धूमकेतु के मुख्य भाग नाभिक, कोमा और पूंछ होते हैं। क्या होते हैं? धूमकेतु के 3 भाग होते हैं। एक तो इसका नाभिक होता है, एक इसका कोमा होती है और एक इसकी क्या होती है? पूंछ होती है। ये धूमकेतु के 3 क्या है? मुख्य भाग है। धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। जैसे सूर्य इधर है तो आपको इसकी पूंछ कहाँ दिख रही है? सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। और ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पहले ये 1986 में दिखाई दिया था, तो 1986 में जब आप 76 डोलोगे तो ये लगभग 2061 या 2062 के आसपास दिखाई देगा। तो ये याद रखिए, जो धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा? 2061 या 2062 के आसपास में ये दिखाई देगा। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने सौरमंडल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा। अब हम इनको एक टेबल के रूप में फिर से एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये टेबल भी याद रख ली तो आपका 85% टॉपिक क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो जो अगर बात की जाए सबसे पहले पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा होता है? दूरी के अकॉर्डिंग बुध होता है। ये सबसे छोटा है, सूर्य के निकटतम है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये सबसे तेज परिक्रमा करता है, 88 दिनों में क्या कर लेती है? सूर्य की परिक्रमा कर लेता है बुध ग्रह। बात की जाए शुक्र की, ये सबसे गर्म और चमकीला है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और जो शुक्र और जो अरुण ग्रह ये क्या होते हैं? उल्टे घूमते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो किधर से किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन शुक्र और जो अरुण है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एक उपग्रह वो कौन सा है? चंद्रमा है। जीवन वाला ये ग्रह है और ये इसकी जो अक्ष पर कितना झुकी हुई है? पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बात करें मंगल की, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, इसको आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। इसके 2 उपग्रह, एक फोबोस है और एक डीमोस है, जिसमें डीमोस है वो सौरमंडल का क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। बात की जाए बृहस्पति की, तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसको गैस दानव भी कहा जाता है। इसके अंदर 95 से अधिक उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेंट क्या है? सबसे बड़ा है। इसका गैनीमेंट सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका दिन सबसे क्या होता है? छोटा होता है। इस पे जो दिन होता है सबसे छोटा होता है, मतलब ये बहुत जल्दी क्या कर लेता है? अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, 7-8 घंटे में ही कर लेता है। बात की जाए शनि की, तो शनि बले वाला ग्रह है। इसके अंदर 145 प्लस उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के ही हैं। और जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन है। और इसका जो घनत्व है वो पानी से भी कम होता है, इसलिए अगर इसको बड़े महासागर में आप डाल दोगे तो जो शनि है वो क्या करेगा? पानी में डूबेगा नहीं। अरुण की बात करें तो अरुण लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये अक्ष पर लगभग 98 डिग्री क्या है? झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसके भी 27 उपग्रह, जिसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा है। और मीथेन गैस के कारण भी ये कैसा होता है? हरा या नीला दिखाई देता है। बात की जाए वरुण की, तो वरुण देखिए सबसे ठंडा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप हटा दीजिए यहाँ से। जो सबसे ठंडा है वो कौन सा है? अरुण है। कौन सा है? अरुण सबसे ठंडा ग्रह है, वरुण नहीं है। वरुण है ये सबसे दूर है और इसके 14 उपग्रह, जिसमें टाइटन क्या है? सबसे बड़ा है। ये सबसे लंबा वर्ष 165 साल का किस पर है? वरुण पर ही होता है। बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? 1/6 है। और इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। बात की जाए क्षुद्र ग्रह की, तो क्षुद्र ग्रह को क्या होते हैं? ये अवशेष होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इनका आकार अनियमित होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? उल्का बोला जाता है। और ये पृथ्वी से टकराते हैं तो वहाँ पर एक गड्ढा बना देते हैं, जिससे बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। जैसे लोनार की झील है वो उल्का के कारण ही बनी हुई है। बात करें धूमकेतु की, तो ये बर्फ और धूल से बने क्या है? पिंड है। किससे बने हुए हैं? बर्फ और धूल से बने हुए पिंड होते हैं।
ये गंदी बर्फ भी होती है। ये सूर्य के पास आने पर इसकी क्या बनती है, पूंछ बनती है। और जिसकी जो पूंछ है वो सूर्य से कैसे दिखाई देगी, दूर दिखाई देती है, दूर जाती हुई दिखाई देती है। और ये इसी में एक हेली धूमकेतु बनता है जो 76 साल में बनता है। किसमें बनता है, 76 साल में बनता है। वो कब बनेगा, 2062 में बनेगा। कब बनेगा, हेली नाम का जो धूमकेतु है वो अब कब बनेगा, तो वो अब बनेगा 2062 में। कब बनेगा, जो हेली नामक धूमकेतु है वो पहले 1986 में बना था और अब 76 वर्ष बाद कब बनेगा, 2062 में बनेगा। पहले कब बना था, 1986 में। तो अभी तक हमने सौरमंडल के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले सौरमंडल क्या है, तो सूर्य और उसके चारों ओर जो घूमने वाले पिंड होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह आदि शामिल हैं। सौरमंडल का केंद्र क्या है, तो जो सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है। क्या है, सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। और सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या है, सूर्य तारा है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 हैं। पहले 9 थे लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, तो सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या है, तारा है। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी की अगर बात की जाए सूर्य से कौन से नंबर की दूरी पर है, तो तीसरे नंबर की है। सबसे पहले कौन सा आता है, बुध आता है, फिर उसके बाद में शुक्र आता है, फिर कौन सा आती है, पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह वो कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो जो सबसे छोटा ग्रह वो कौन सा है, बुध ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जो सबसे गर्म ग्रह वो कौन सा है, शुक्र है। कौन सा है, शुक्र। अब ये शुक्र क्यों है, होना तो बुध चाहिए क्योंकि बुध सूर्य के पास है, लेकिन बुध पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। लेकिन शुक्र है, उस पर बहुत अधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, इसीलिए ये सबसे गर्म है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो जो सबसे अधिक उपग्रह की बात की जाए तो वो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके हैं, बृहस्पति के हैं। किसके हैं, बृहस्पति के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और वैसे बात की जाए तो वैसे किसके हैं, शनि के। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा, बृहस्पति। शनि ग्रह की विशेषता क्या है, तो शनि में क्या होती है, छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 7 अलग अलग छल्ले पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन किसमें बदलती है, हीलियम में। सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो जो सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह की बात की जाए तो दूर कौन सा है, वरुण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेपच्यून बोला जाता है। और अरुण को क्या बोला जाता है, यूरेनस। तो सबसे दूर कौन सा है, वरुण है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का अगर उपग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। शुक्र को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों का आकार क्या है, एक जैसा समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, जो सबसे तेज गति करता है, तो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह की अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं, तो शुक्र और जो अरुण ग्रह हैं वो दोनों ही उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। धूमकेतु किससे बने होते हैं, तो धूमकेतु किससे बनते हैं, बर्फ और धूल से बने हुए होते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो अगर बात की जाए सबसे ठंडा ग्रह की तो सबसे ठंडा ग्रह वो कौन सा है, यूरेनस है। कौन सा है, यूरेनस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरुण। क्या बोलते हैं, अरुण। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं, तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं। सूर्य का वास्तविक रंग कैसा है, तो अगर आप सूर्य के वास्तविक रंग की बात करेंगे तो सूर्य का वास्तविक रंग कैसा है, सफेद है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो अगर सबसे अधिक घनत्व वाले ग्रह की बात करें तो सबसे अधिक जो घनत्व है वो किसका है, पृथ्वी का है। किसका है, पृथ्वी का है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो अगर बात की जाए सबसे चमकीले ग्रह की तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, तो ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, नीला ग्रह, तो वो पृथ्वी को कहा जाता है। सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह ज्ञात हैं लगभग, तो अब तक सौरमंडल में लगभग ग्रहों के उपग्रहों की बात की जाए तो लगभग 200 से कितने हैं, अधिक है।
बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या है? टाइटन है। यूरेनस का घूर्णन किस प्रकार का है? तो जो यूरेनस का घूर्णन है वो किस प्रकार का घूर्णन कीजिए? झुका हुआ है। क्या है? इसको झुका हुआ भी बोलते हैं क्योंकि 98 डिग्री झुका हुआ रहता है अक्ष पर। नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? गैले और एडमस ने की थी। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो प्लूटो है उसको बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और कब रखा गया? 2006 में। सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है, जिस पर सबसे ज्यादा हवाएं चलती हैं? तो वो सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में वरुण कहते हैं। सबसे तेज हवाएं चलती हैं। किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो अगर सबसे बड़े ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो मंगल पर है। कौन सा है? मंगल पर, जिसका नाम क्या है? ओलिम्पस मोन्स है। और सबसे बड़ा पर्वत भी यहीं पर पाया जाता है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो जीवन की जो संभावना है वो किस पर मानी जाती है? मंगल ग्रह पर मानी जाती है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट बल है? तो किस ग्रह के चारों ओर सबसे स्पष्ट बल है? तो वो किसके है? शनि के है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसी को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक तापमान किस ग्रह पर है? तो अगर सौरमंडल में बात की जाए सबसे अधिक तापमान किस ग्रह पर है? तो जो सबसे अधिक तापमान है वो किस पर है? शुक्र पर है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। किस ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।